नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी चाणक्य में आपका स्वागत है। दोस्तों ये कल की ही सीरीज़ का जो है वो सेकंड पार्ट का वीडियो है। कल हमने लगभग 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दोस्तों इसमें ये पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज़ हैव अ बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। अब सबसे पहले दोस्तों आपको पता, अगर आपने मैपिंग बेसिक देखी है, मैप रेगुलरली आप देखते हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए नॉर्थ सी कहाँ है। तो सबसे पहले तो यही प्री रिक्विजिट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए मैं आपको गूगल मैप में दिखाता हूँ कि नॉर्थ सी कहाँ है। देखिए दोस्तों, ये रही नॉर्थ सी, अगर आप देख सकते हो तो। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसकी सराउंडिंग कंट्रीज़ बताओ, बॉर्डर कंट्रीज़। नाम क्या क्या दिया है? फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। अब आइए हम मैप में देखते हैं। ये रही जर्मनी दोस्तों। क्या ये बॉर्डर शेयर कर रहा है? बिल्कुल, ये रहा नॉर्थ सी से। दूसरा उसने कहा फिनलैंड। दोस्तों देखिए फिनलैंड कहाँ है, ये रहा फिनलैंड। तो कितना दूर है ये, यानी ये बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है। ये बॉर्डर शेयर कर रहा है किससे? गल्फ ऑफ बोथनिया से और बाल्टिक सी से, नॉर्थ सी से नहीं करता। तो यानी ये नहीं है। तीसरा कहा उसने नॉर्वे, तो ये रहा देखो दोस्तों नॉर्वे, जो कि बॉर्डर शेयर कर रहा है बिल्कुल यहाँ पे। और चौथा कहा उसने रशिया। रशिया तो देखो सबको पता है, देखो कितना दूर है यहाँ से, ये रहा रशिया। तो रशिया और फिनलैंड तो बिल्कुल नहीं है। तो रशिया और फिनलैंड अगर आप काट देंगे तो जर्मनी और नॉर्वे बचता है। तो आंसर इसका ओनली 2 है। ये तो देखो दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती, ये प्योर मैपिंग का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको मैप अच्छे से देखना पड़ेगा। मेजर सी, मेजर बे, जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो किससे बॉर्डर करती हैं, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि हाउ मनी ऑफ द अबव रो इज़ गिवन इन, करेक्टली मैच पूछा है बेसिकली। यहाँ पे वाटरफॉल दिया है, वो किस रीजन में है और किस रिवर पे है। अब यहाँ पे दोस्तों रॉन्ग होने चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपको रीजन पता है लेकिन रिवर नहीं पता, तब भी आपका रॉन्ग हो सकता है। दूसरा, और ये इस क्वेश्चन को और मुश्किल बनाने के लिए उन लोगों ने ओनली 1 ओनली 2 कर दिया है, तो आप इसे एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को तो अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊँगा इसका आंसर। देखिए दोस्तों, धुआंधार वाटरफॉल जो है वो ये नर्मदा रिवर का बहुत ही फेमस वाटरफॉल है। ये अपने लाइमस्टोन के लिए जाना जाता है, यहाँ पे लाइमस्टोन बहुत पाए जाते हैं। अब ये दोस्तों, ये मालवा भी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मालवा एक प्लेट्यू है और हमें पता है नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली से बहती है, ना कि किसी प्लेट्यू पे से। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। यहाँ तक सही है कि नर्मदा रिवर पे तो है, लेकिन मालवा में नहीं है। अब दोस्तों हम आते हैं सेकंड पे, जो हिंड्रू। दोस्तों ये जो है झारखंड में है वाटरफॉल। अब जो मेजर वाटरफॉल है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये वाटरफॉल झारखंड में है और हमें पता है झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है। लेकिन अब ये डाउट है कि ये सुवर्ण रेखा पे है कि नहीं। ये एक बहुत ही छोटी रिवर है, इसलिए इसे पता करना बड़ा मुश्किल है। तो आइए हम मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये है दोस्तों हुंड्रू वाटरफॉल व्यू पॉइंट, और बाजू में ही ये सुवर्ण रेखा रिवर। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, ऐसे छोटे छोटे रिवर्स पे अगर पूछने लग जाएंगे तो। अब हम तो ये वाला जो है ये करेक्ट है। अब ये जो वाटरफॉल है दोस्तों, इसका एक और नाम है जोग। ये बहुत फेमस नाम है, लेकिन इसलिए पूछ लिया इसने गेरोसोप्पा, जो कि कम जाना जाता है। तो ये दोस्तों कर्नाटका में है, और हमको पता है कर्नाटका वेस्टर्न घाट में है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब फिर से एक छोटी रिवर का नाम दे दिया, नेत्रवती। और इस पर तो ये नहीं है, ये है सरस्वती रिवर पर, जो कि एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये वेस्टर्न घाट से निकलकर हमारी अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो ये भी रॉन्ग है। तो आंसर सिर्फ है ओनली 1। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी टफ होते हैं। अगर आपको पता है तो आप इसे सॉल्व कीजिए, वरना इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ कोई लॉजिक वगैरह तो खास लग नहीं सकता, और ऊपर से रॉन्ग होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये पता है तो ये नहीं पता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। चलिए दोस्तों 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी लगभग वैसे ही है। इसमें भी आपको कुछ रीजन दिए हैं, माउंटेन रेंज के नाम बताए हैं, और किस टाइप का माउंटेन है पूछे। तो आइए हम दोस्तों एक करके देख लेते हैं। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और सेंट्रल एशिया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है मैप में। आइए हम इसे ड्रॉ करते हैं। साउथ अमेरिका, ये कुछ है साउथ अमेरिका का मैप। इसमें एंडीज़ कहाँ है आपको पता होना चाहिए। ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये एंडीज़ है। और क्या ये फोल्ड माउंटेन है? देखो दोस्तों, दो तरह के माउंटेन होते हैं। एक फोल्ड माउंटेन, जो कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से उठ के बनते, जैसे हमारे हिमालयाज़। एक होते हैं ब्लॉक माउंटेन, जो कि आपको पता ही होगा कि अलग अलग तरह के टेंशन, रेडियल फोर्सेस की वजह से बन जाते हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये इस तरफ है, ये पैसिफिक जो प्लेट है, एक मिनट सॉरी, जो पैसिफिक प्लेट है, जब इसे पुश कर दी है साउथ अमेरिकन प्लेट पे, तब हमारा ये एंडीज़ माउंटेन बनते हैं। तो ये फोल्ड माउंटेन है, ये तो पक्का है, ये सही है।
अब हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो एक नॉर्थ अमेरिका में मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोस्तों कुछ एक रफ मैप है नॉर्थ अमेरिका का, और इसमें दोस्तों ये कह रहा है अपलैचियन माउंटेन। अब अगर आपने मैप देखा होगा नॉर्थ अमेरिका तो आपको पता होगा यहाँ है अपलैचियन माउंटेन, और ये जो है अटलांटिक प्लेट से बना है, यानी ये भी फोल्ड माउंटेन है, तो ये भी सही है। अब हम आते हैं यूरोप में। दोस्तों ये तो बहुत ही फेमस माउंटेन है, एल्प्स माउंटेन। स्विट्ज़रलैंड एल्प्स की पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। तो अगर आपको ये पता है तो बहुत सारी फिल्म की शूटिंग भी इसी एल्प्स माउंटेन पे होती है, जो पुरानी बॉलीवुड फिल्में हैं। तो इस एल्प्स माउंटेन के को ये इटली के जस्ट ऊपर है, यहाँ इटली है और यहाँ स्विट्ज़रलैंड है, और उनके बीच में है हमारा एल्प्स माउंटेन। तो ये भी इस तरह के कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री से ही बना है, तो ये ब्लॉक माउंटेन नहीं हो सकता कभी भी, तो ये रॉन्ग है। अब आते हैं वॉसगेज। दोस्तों ये बहुत ही छोटी माउंटेन रेंज है, ये आपको मैप में भी नहीं दिखेगी, तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी टफ बन जाता है, क्योंकि ये भी ओनली 1 ओनली 2 का ही है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ है। दोस्तों ये फ्रांस, ईस्ट फ्रांस में है वॉसगेज माउंटेन, और ये फोल्ड माउंटेन है, ये बात सही है। लेकिन सेंट्रल एशिया में नहीं, ये वेस्ट यूरोप में है। फ्रांस क्योंकि वेस्ट यूरोप में आता है, तो ये पार्ट भी गलत हो गया, तो इसका आंसर ओनली 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों थोड़े टफ रहते हैं, भले ही ज्योग्राफी के, लेकिन इतना हर माउंटेन रेंज, जैसे छोटे छोटे माउंटेन रेंज कोई नहीं पढ़ता। तो ऐसे ही छोटा और मैं आपको एक माउंटेन रेंज बता देता हूँ जो स्पेन और फ्रांस के नीचे बीच में है, जैसे पायरनीस। तो ऐसे छोटे मोटे माउंटेन रेंज भी आप पढ़ लीजिए करिए, क्योंकि कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये भी दोस्तों आप कह सकते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये कोई बाउंसर क्वेश्चन कह सकते हैं। टफ, ये टफ की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है दोस्तों, ये काफ़ी पुराने प्रोजेक्ट कहे जाते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है। तो इसने पूछा क्या, पहले देख लीजिए। इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब स्क्रैच से बनाया हुआ, मतलब पहले वहाँ कुछ नहीं था, बंजर ज़मीन थी, और वहाँ पे ज़ीरो से उन्होंने शुरू किया और कोई कंस्ट्रक्शन किया, तो उसको कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। और एक होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, मतलब वहाँ से पहले से ही कुछ था, कोई कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसी में उन्होंने कुछ ऐड किया, कुछ चेंज किया, उसे कहते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो अब इसने पूछा है कि इसमें से कौन कौन से एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ है। ये डोनियो पोलो एयरपोर्ट जो है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये 2022 में इसका इनॉग्रेशन किया था मोदी जी ने। कुशीनगर, नाम से ही पता चल रहा है, कुशीनगर भगवान बुद्ध जहाँ उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, जहाँ उनकी डेथ हुई थी, तो ये यूपी में है। विजयवाड़ा नाम से ही पता चल रहा है, ये अरुणाचल आंध्र प्रदेश में है। तो ये तो ठीक है, ये आपको पता होगा, लेकिन ये नहीं आप बता पाएंगे कि ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इसमें से कौन सा है, जब तक अगर आपने पढ़ा ना हो एग्जैक्ट। तो ये एक फैक्ट बेस्ड टफ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लेकिन मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, इसका आंसर है 1 और 2। विजयवाड़ा नहीं है, बाकी ये दोनों जो है उड़ान स्कीम के अंतर्गत इसे बनाया गया था, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। अब आइए हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं ईजिली अगर आपने बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं तो इसमें कह रहा है विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। जब भी आपको ऐसे कुछ करेक्ट दिखे उस पर बॉक्स कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी इनकरेक्ट लिखा होता है। तो अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि वाटर वेपर इज़ अ गैस। सीधी बात है दोस्तों, वाटर वेपर गैस ही है कि जब लिक्विड हीट होती है तो वो गैस में कन्वर्ट होती है, और वही गैस वाटर वेपर है। द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो ये कह रहा है कि जब हम धरती से दूर जाएंगे, यानी एल्टीट्यूड बढ़ेगी, तो वाटर वेपर कम होगा। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि 90 अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा है 90 से 99% के आसपास, मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारे वाटर वेपर है वो अर्थ के बिल्कुल क्लोज है। और जैसे ही आप ट्रोपोस्फियर की तरफ जाते जाएंगे वैसे ही ये कम होने लग जाएंगे वाटर वेपर। और स्ट्रेटोस्फियर में तो बहुत ही कम है, जैसे कि कुछ क्लाउड्स हैं, मदर ऑफ पर्ल्स, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड आपने सुने होंगे ओजोन होल में, तो वो थोड़े बहुत स्ट्रेटोस्फियर में मिलते हैं। बाकी 99% ट्रोपोस्फियर में है, और उसमें भी 99% अर्थ के एकदम करीब है। तो जैसे ही आप एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे, यानी जैसे ही आप हाइट पे जाएंगे, ट्रोपोस्फियर की तरफ जाएंगे, वैसे ही ये कम होने लग जाएगा, यानी डिक्रीज़ हो। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा कहता है इट्स परसेंटेज, यानी वाटर वेपर का परसेंटेज पोल पे मैक्सिमम है। तो हमें पता है पोल यहाँ है, इक्वेटर यहाँ है। अब अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा सनरेज टोरॉइड रीजन में पड़ते हैं, यानी कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच की जो जगह है, यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा सनरेज मिलेंगे। पोल पे सनरेज नहीं पड़ते ज़्यादा, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा वाटर इवेपरेशन भी इसी इलाके में होगा। और यहाँ तो हमें पता है दोस्तों, ये पोल है, यहाँ पे बर्फ़ है,
यहाँ पे जब सनलाइट नहीं पड़ेगी तो इवेपोरेशन कैसे होगा, वाटर वेपर कैसे बनेंगे। तो इस वजह से ये कॉमन सेंस अगर हम लगाए, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो ये मैक्सिमम कैसे हो सकता है पोल पे, ये तो इक्वेटर पे या उसके आजू बाजू मैक्सिमम होगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो ये प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और थोड़ा इसमें आप अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम 13 क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये जीसी लियोंग में क्लियरली दिया हुआ है। तो अगर आपने जीसी लियोंग के लास्ट के 2 चैप्टर वेजिटेशन और क्लाइमेट वाले जो पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन इस वजह से टफ हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही क्लोज कॉल है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन ऐसे लगता है बहुत ही क्लोज हैं, क्योंकि कुछ क्लाइमेट तो एकदम सेम बिहेव करते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से। तो आइए हम एक एक करके हम ऑप्शन देख लेते हैं, यानी स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एनुअल और डेली रेंज जो है टेम्परेचर की वो बहुत कम है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो दिन का टेम्परेचर होगा और जो रात का टेम्परेचर होगा उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। दिन में मान लीजिए 25 डिग्री है तो रात में 22 डिग्री होगा। तो ये बहुत, तो ऐसे टाइप के टेम्परेचर जो लो रेंज टेम्परेचर है ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट पे मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि हमें आगे का स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है। ये कह रहा है प्रेसिपिटेशन जो है वो अकर थ्रू आउट द ईयर। इसमें भी लग रहा है कि हाँ यार इक्वेटोरियल ही है, क्योंकि इक्वेटोरियल में तो थ्रू आउट द ईयर होता है। लेकिन अब कैच है दोस्तों थर्ड ऑप्शन में, इसमें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही बैठ रहे हैं। लेकिन अब थर्ड वाला पढ़िए, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर, इतने कम से 250 सेंटीमीटर, इतना ज़्यादा। तो अब इक्वेटोरियल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतना वेरिएशन नहीं होता। उसमें लगभग 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल एवरेज होती है। फिर चाहे वो, आइए हम देख लेते हैं इक्वेटोरियल कहाँ होता है। ये ब्राज़ील इक्वेटोरियल, DRC कॉन्गो इक्वेटोरियल, यहाँ पे इंडोनेशिया होगा वो भी इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे जो इक्वेटर की लाइन है उसमें 200 सेंटीमीटर तो मिनिमम रेनफॉल होती ही है और डेली होती है। फिर हम आते हैं दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, वो है चाइना टाइप क्लाइमेट। दोस्तों चाइना में भी वेरिएशन है, पर इतना ज़्यादा नहीं है कि 50 से 250 सेंटीमीटर, वहाँ 100 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल एवरेज हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी नहीं है। अब आते हैं हम दोस्तों, देखते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या कहाँ होता है और मेराइन वेस्ट क्लाइमेट कहाँ होता है। तो दोस्तों जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है इसे हम देख लेते हैं। यहाँ होता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ये जो यहाँ के जो मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ ये सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है। यहाँ से जो ट्रेड विंड्स आती हैं, ये बर्ज वगैरह जो विंड्स होती हैं यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों इस लेवल की वेरिएशन नहीं देखी जाती है। तो ये जो दिया गया है ये बेसिकली ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, जिसे हम इसमें इन्होंने कहा है उसे मेराइन वेस्ट कोस्ट, इसी को कहते हैं ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। तो इसका वर्णन यही है कि वहाँ पे ही इतने वेरिएशन देखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो साइक्लोन आते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और नॉर्मल टाइम पे इतनी बहुत कम रेनफॉल होती है। लेकिन थ्रू आउट द ईयर होगी ये तो है, लेकिन कभी एकदम ही कम होगी, कभी एकदम ही ज़्यादा होंगी। तो इस वजह से इसका आंसर दोस्तों डी है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा टफ होते हैं, तो अगर आपने जीसी लियोंग वगैरह अच्छे से पढ़ी है तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब हम आते हैं दोस्तों कोरियोलिस फोर्स को। ये 14 नंबर क्वेश्चन है कोरियोलिस फोर्स नाम से। अब दोस्तों इसमें पहले तो आपको कोरियोलिस फोर्स क्या है वो पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों एक मैरी गो राउंड है और वो इस तरफ गोल गोल जोर से घूम रहा है और यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं और ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो अगर मान लीजिए इस व्यक्ति के पास बॉल है और उसने अगर ऐसे सामने थ्रो की, तो अगर ये मैरी गो राउंड स्टिल है यानी घूम नहीं रहा है, तो ये इसके पास पहुँच जाएगा, इस आदमी के पास। लेकिन अगर ये बहुत तेज़ी से लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और फिर इसने अगर बॉल थ्रो किया तो वो बॉल इसके पास जाने के बजाय राइट साइड घूम जाएगा। ये बहुत ही एक एक्सपेरिमेंट आपको इजीली नेट जियो एक यूट्यूब चैनल उस पर आपको देखने मिल जाएगा ये एक्सपेरिमेंट। तो इस तरीके से आप सोचिए, हमारा अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट गोल घूम रहा है। तो जब भी कोई चीज़ इक्वेटर से यानी सामने ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी नॉर्थ की तरफ, तो वो राइट साइड मुड़ जाएगी, और वही जब वो साउथ की तरफ आएगी यानी इक्वेटर के पास आएगी तो वो लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी। और यही उल्टी चीज़, बिल्कुल उल्टी, ये साउथ हेमिस्फीयर में होगी। तो कोरियोलिस फोर्स का यही है। और एक चीज़ मैं आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में बताता हूँ दोस्तों, ये एक सूडो फोर्स है और ये इक्वेटर पे 0 है और पोल पे मैक्सिमम है। ये सब बेसिक चीज़ें दोस्तों NCERTs में दी गई हैं, जीसी लियोंग में भी है। तो ये सब फैक्ट तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है आप देखिए, कह रहा है कि कोरियोलिस फोर्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों,
जितनी ज़्यादा विंड वेलोसिटी की उतना वो ज़्यादा बेंड होगा। यानी अगर मान लीजिए कम विंड वेलोसिटी है तो इतना बेंड हुआ, और बहुत ज़्यादा विंड वेलोसिटी है तो बहुत ज़्यादा बेंड हो जाएगा। तो इस वजह से ही विंड वेलोसिटी की वजह से ही साइक्लोन, आप अब जानते हैं कि इक्वेटर पर साइक्लोन नहीं बनते, लेकिन इक्वेटर से ऊपर साइक्लोन बनेंगे, और उसकी जितनी ज़्यादा विंड वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा, और उतना ज़्यादा वो बेंड होगा, और उतना ही स्ट्रॉन्ग एक साइक्लोन बनेगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि इट इंक्रीजेज विथ विंड वेलोसिटी। अब दूसरा देखते हैं, इट इज़ मैक्सिमम एट पोल एंड एब्सेंट एट इक्वेटर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटीज़ में भी दे रखा है, तो इसका तो बहुत करेक्ट है दोस्तों। अब आते हैं हम दोस्तों ये वाले क्वेश्चन पे। जून 21 एवरी ईयर, ये जो लैटिट्यूड है इसमें से कौन सी लैटिट्यूड 12 घंटे से ज़्यादा सनलाइट ऑब्जर्व करते हैं? कितने तारीख को? 21 जून को। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन 2022 में भी एक बार आया था, तो कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, सेम नहीं पर कंसेप्ट रिपीट हो जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या चीज़ है। अगर आपने समर सॉलिस्टर और विंटर सॉलिस्टर पढ़ा होगा तो उसमें यहाँ पे सन है, और जब यहाँ पे अर्थ होता है तो उसकी एक्सिस जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में टिल्ट है सन की तरफ, और वही जब विंटर सॉलिस्टर्स होता है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है वो टिल्ट अवे होता है सन से, यानी जो साउथ हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्ट है। ये साउथ हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और यहाँ पे ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर है। तो जब समर सॉलिस्टिस है तो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर सन की तरफ है, और जब विंटर सॉलिस्टिस है तो साउथ हेमिस्फीयर यहाँ पे है। ये पूछ रहा है 21 जून यानी समर सॉलिस्टिस। तो अब नॉर्थ हेमिस्फीयर सन की तरफ है, तो आइए हम दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा अर्थ है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है, और ये सन है। तो अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों, इस तरीके से एक डायग्राम है, तो ज़्यादा सनलाइट कहाँ पड़ेगी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में या साउथ हेमिस्फीयर में? अगर टिल्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर है सन की तरफ तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ेगी। तो यानी दोस्तों कैप्रिकॉन नहीं हो सकता, क्योंकि कैप्रिकॉन जो है वो इक्वेटर के नीचे है, यानी वो साउथ हेमिस्फीयर में। 3 हमारी लाइन है, एक इक्वेटर, कैप्रिकॉन और ये है कैंसर। तो कैंसर नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ है और कैप्रिकॉन साउथ। तो अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर टिल्ट है सन की तरफ तो कैप्रिकॉन नहीं हो सकता। अब हम आते इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल। तो दोस्तों जब इक्विनॉक्स पे हमारा अर्थ होता है, यानी ये 2 जगह पे, तब इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है। लेकिन जब समर सॉलिस्टिस चल रहा है तब इक्वेटर नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेंड हुआ है नॉर्थ सन की तरफ। तो यही 2 आंसर है दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल। अगर आपने सुना होगा तो आर्टिक सर्कल में गर्मी के मौसम में दिन रात होती ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे की रात होती है, वो भी उसमें भी उजाला दिखता है। तो ये तो बिल्कुल है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है दोस्तों, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके ऊपर की जितनी भी जगह हैं 21 जून को वहाँ पे 12 घंटे से ज़्यादा का दिन होगा। तो इसका आंसर दोस्तों 2 और 4 है। अब आइए दोस्तों इस वाले को देखते हैं। दोस्तों ये भी काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही बाउंसर क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन की तरह आप इसके देख सकते हैं। ये रैंडम क्वेश्चन की तरह है कि इतना डिटेल में किसी को नहीं पता होता है। तो ये पूछ क्या रहा है देख लेते हैं। ये या तो कोई न्यूज़ में होगा तभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहता है कि एक लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है जो कि 3 साल के बराबर का कार्बन स्टोर करके रखा है, 3 साल के फॉसिल फ्यूल जलाने के बराबर का। तो ये कौन सा वाला है, ऐसा पूछ रहा है, और उसका डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। तो यानी ये न्यूज़ में था, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखने में तो दोस्तों पहले तो ये 2 आपको पता होना चाहिए है, ये तो आधे लोग को तो यही नहीं पता होगा ये दोनों है कहाँ। तो ज़्यादातर लोगों ने अमेज़ॉन बेसिन मार दिया होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा जंगल है। तो ये दोस्तों ये नहीं है, एक्चुअल में इसका आंसर है सी, कॉन्गो बेसिन। तो ये न्यूज़ में था, ये डिग्रेड हो रहा है, जिस वजह से बहुत सारे कार्बन जो स्टोर करके इसने रखे हैं कॉन्गो बेसिन ने, वो कार्बन अब रिलीज़ हो रहे हैं, तो और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। तो आंसर ये है। लेकिन ये 2 भी मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ है दोस्तों, कि कोरी बेसिन जो है वो पापुआ न्यू गिनिया में है। ये भी अपने बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल साइट, केव वगैरह जो केव पेंटिंग के लिए जानी जाती है, ये भी अब बस जान लीजिए, क्या पता अगले साल पूछ लें। रियो डा प्लाटा जो बेसिन है ये उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में एक जगह है जहाँ इस एस्चुरी है। ये एक्चुअली ये जो एस्चुरी है ये 2 रिवर से बनी है, एक उरुग्वे रिवर और दूसरी पराना रिवर। तो ये दोनों रिवर मिलके इस एस्चुरी को बनाते हैं, जिसका नाम है रियो डी प्लाटा। ये भी अपने बायोडाइवर्सिटी रिच के लिए जाना जाता है। लेकिन ये दोनों इतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा एक कॉन्गो बेसिन है। कॉन्गो रिवर बहुत ही बड़ी रिवर है, वो अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर है, और ये बहुत सारे देशों से जाती है, और ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के ऊपर है। इस वजह से सबसे बड़ा पीटलैंड यहाँ पे है, जो कि कार्बन स्टोर करके रखा है। तो ज़्यादातर बच्चों को ये दोनों में कन्फ्यूजन हुई थी,
लेकिन आंसर बी है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम 17 से आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमें अपने सुझाव कि मैं इसमें क्या चेंजेस लाऊं, कैसे इसमें मतलब क्या स्पीड में पढ़ाऊं या स्लो पढ़ाऊं, ये मुझे आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।